नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक, जिसकी धर्मनिरपेक्ष छवि को सवालों से परे माना जाता रहा है, उस घटक दल की इंडिया गठबंधन के साथ नजदीकियां पहले की तरह दिखाई नहीं दे रही। चाहे उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण समारोह रहा हो, वहां भी उस घटक दल के किसी भी प्रतिनिधि की अनुपस्थिति दिखाई दी। चाहे झारखंड का चुनाव हो, वहां तो 20 से 22 सीटों तक लड़ने की बात करके और कल तक का यानी सोमवार तक का अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के घटक डिसाइड करें। कुछ तंज भी कसे जा रहे हैं कि किसके विधायक कहां पकड़े गए कैश के साथ। इस तरह की कथित बातें भी कही जा रही है। और चाहे बिहार विधानसभा का सत्र हो, उस सत्र में नेता प्रतिपक्ष ही पूरे सत्र में ही नदारद रहते हैं। इंडिया गठबंधन का विस्तार कैसे हो, कहा जा रहा है कि इसमें कोई कथित मामला है। एक मामला तो लैंड फॉर जॉब का है, और जो खबरें चारों तरफ चल रही है, उन खबरों की मैं पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन जो बातें चल रही है उस पर यदि यकीन करें तो एक ही बात निकलकर सामने आती है कि जिस तरह लालू यादव सजा याफ्ता हो गए, तो तेजस्वी यादव कमान संभालने के लिए थे पार्टी में। उन्होंने कमान संभाल ली 2013 में, लालू यादव सजायाफ्ता हुए, यानी मनमोहन सिंह सरकार के आखिरी दौर में। उसी तरह से 14 का चुनाव वो लड़ नहीं सकते थे। उसके बाद से तेजस्वी यादव ने पार्टी की कमान संभाली। अब कहा जा रहा है कि बिल्कुल उसी तरह से लैंड फॉर जॉब के मामले में कहीं लालू यादव की अगली पीढ़ी भी तो सजायाफ्ता नहीं हो जाएगी, या इसको लेकर अंदर खाने किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार तो राष्ट्रीय जनता दल नहीं हो रहा है, जिस वजह से सारी चीजें हो रही है। आखिर क्या कारण है कि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री बिना पूछे बार बार कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे। ये अलग बात है कि जब वो कहते हैं कहीं नहीं जाएंगे, तभी उनके जाने का रास्ता खुल जाता है। आखिर क्या कारण है कि बिहार में भी आक्रामकता नहीं दिख रही है? राहुल गांधी भी उसी होटल में थे जिसमें तेजस्वी यादव थे, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी यादव की मुलाकात नहीं होती है। 100 सवालों से बड़ा एक सवाल जरूर है कि राष्ट्रीय जनता दल थोड़ा रिलक्टेंट दिख रहा है, थोड़ा अलग थलग खुद को करता हुआ या पड़ता हुआ, जो भी आप कहें, वो दिख रहा है। तो ये केस मुकदमे का डर है। लोकसभा चुनाव में टिकटों की सूची देखकर लोग कह रहे थे कि ये कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं हो गई है राष्ट्रीय जनता दल। कई सारी सीटों पर वॉक ओवर देने जैसी स्थिति दिखाई दे रही थी। क्या है ये पूरा माजरा? और जिस पार्टी के नेता के ऊपर इस देश में धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े झंडा बरदार होने का तगमा मिला हुआ है एक तरह से, वो पार्टी क्या वाकई इस स्थिति में पहुंच गई है? और ये डर तो व्याप्त नहीं हो गया है कि लालू यादव को तो सजा हुई, यानी उनके पॉलिटिकल करियर का कमोबेश, चुनावी करियर का, पॉलिटिकल करियर का नहीं, चुनावी करियर का यदि अंत हुआ तो 65-70 साल की उम्र पहुंचने के करीब हुआ। और अगली पीढ़ी के लोग यदि उस किसी दूसरे केस मुकदमे में फंसकर सजायाफ्ता होते हैं, तो करियर की शुरुआत में ही पॉलिटिकल करियर पर ग्रहण लग जाएगा। ये आशंका से लोग कथित तौर पर कंप्रोमाइज तो नहीं दिख रहे हैं। चलते हैं सीधे वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मतलब बहुत अजीब स्थिति दिख रही है। मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र के चुनाव में अबू आजमी एकदम बयानबाजी कर रहे थे कि ऐसे होगा वैसे होगा, 12 हमें उपेक्षा की जा रही है, 12 सीटें चाहिए। और अब जो खबरें हैं कि 2 सीटों पर अखिलेश यादव मान गए, कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में देखिए, सबसे बड़े नेता, चाहे कोई भी गठबंधन हो, महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े नेता का नाम है शरद पवार। कोई भी पार्टी हो, गठबंधन हो, महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो। और आपको जानकर हैरत होगी, लोकसभा में भी सबसे कम सीटें शरद पवार की पार्टी को दी गई, वो खुशी खुशी लड़ ली है। सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन किया। विधानसभा चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी में सबसे कम सीटें उनकी पार्टी लड़ने जा रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राहुल गांधी की कांग्रेस से, खड़गे जी की कांग्रेस से कम सीटों पर लड़ने जा रही है, और उस पार्टी को कोई रंज नहीं है। दूर दूर तक आप देखिए, कोई रंज नहीं है उस पार्टी को, लड़ने के लिए तैयार है।
और तो और बिहार की ही बात करें, 119 विधायक थे नीतीश कुमार के पास 2015 में, लेकिन लालू यादव से समझौता किया तो 22 विधायकों वाली राजद को 100 सीटें लड़ने के लिए दी, और 119 विधायकों वाली जनता दल यूनाइटेड भी 100 सीटों पर लड़ी, 101 पर। भारतीय जनता पार्टी के 22 सांसद थे, लेकिन जब जनता दल यूनाइटेड के साथ अलायंस किया 2019 में, 5 सीटें कम करते हुए 22 की जगह 17 पर लड़ी। तो गठबंधन की ये खूबसूरती होती है, गठबंधन की मजबूरियां होती है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 की 25 जीती थी 2014 में, लेकिन एक जीती हुई सीटें कम कर 2019 में हनुमान बेनीवाल को दिया था, याद है ना। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसे राज्य में जहां मुख्यमंत्री तो उसे अपना बनाना नहीं है, वहां रिजिड दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में आने में एक कथित रोड़ा कोई बना हुआ है, तो राष्ट्रीय जनता दल बना हुआ है। ये हो क्या रहा है? राजद का अचानक से रुख परिवर्तन क्यों दिखता है? अखिलेश यादव आक्रामक तरीके से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी आक्रामक लड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, 84 बसंत देख चुके शरद पवार गांव गांव की खाक छान रहे हैं महाराष्ट्र में, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे बड़े रणनीतिकार बनकर उभरे हैं वहां महाराष्ट्र में। ये हो क्या रहा है बिहार में या झारखंड में या कहीं भी? इंडिया गठबंधन के साथ राष्ट्रीय जनता दल, ये कौन सा, क्या हालात बने हुए हैं? तरह तरह की खबरें फैल रही है। देखिए अभिषेक जी, भारतीय राजनीति में 2-3 ऐसे नेता हैं जिनके निष्ठा पे सवाल उठाना मुझे लगता है कि लाजमी नहीं है। उसमें लालू यादव भी रहे हैं, उसमें लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल भी रहा। हालांकि लालू यादव पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो बीजेपी के सपोर्ट से बने थे, लेकिन इन दिनों देखिए राजनीति में टाइमिंग और परिस्थितियों का बड़ा महत्व होता है। और इन दिनों जिस प्रकार से लालू यादव और लालू यादव के परिवारों पे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का शिकंजा कसता जा रहा है, और कोई भी मान लीजिए लालू यादव हैं, ये नहीं चाहते होंगे कि उनके जो अगली पीढ़ी है जो है इस ऐसे मामलों में फंसे जिससे उनके राजनीतिक कैरियर पे प्रभाव पड़े। तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए, टाइम पीरियड के लिए, और देखिए ये हो सकता है क्योंकि देखिए जिस प्रकार से राजद जो है एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती रही है। लालू यादव या तेजस्वी यादव को देखिए, जो पिछले विधानसभा चुनाव में देखिए जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने समा बांधा, रोजगार के विषय को जनता के बीच ले गए। और मैंने भी उस समय महसूस किया कि जात पात का जो सीमा था करीब करीब टूट गया था, खासकर एक सेक्शन में युवाओं में तेजस्वी यादव के प्रति जो अट्रैक्शन था, जिस प्रकार से रोजगार को उन्होंने मुद्दा बनाया। लेकिन इन दिनों तब जब बिहार जो है विधानसभा चुनाव के मुहाने पे है और तेजस्वी यादव का जो एग्रेसिव अप्रोच सरकार के विरुद्ध होना चाहिए, बड़े बड़े मुद्दे आए हैं। आप देखिए छपरा सिवान में जिस प्रकार से जहरीली शराब पीने से करीब करीब 50 से 60 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों ने अपने आंख की रोशनी खो दी है। कई परिवारों ने अपने बेटे भाइयों को खो दिया है। ऐसे मुद्दे पे तेजस्वी यादव को जहां एग्रेसिव अप्रोच अपनाना चाहिए था, राजद को एग्रेसिव अप्रोच अपनाना चाहिए था। एक दो ऐसे बयान देके वो खानापूर्ति करते हुए दिख रहे हैं। वहीं आप झारखंड में देखिए, पिछले बार आपको कितना सीट मिला था? 7 सीट मिला था। एक आप 7 में से 1 जीते थे। क्या स्ट्राइक रेट रहा? 5 पे आप कह रहे हैं, मनोज झा कह रहे हैं कि 5 पे हम नंबर 2 पे थे। तो फासला क्या था? आप ये नहीं बताए। नंबर 2 पे थे, लेकिन फासला क्या था? जो जीतने वाले कैंडिडेट और हारने वाले कैंडिडेट, 7 तो फिर दी गई है। मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको 7 सीटें दी गई, लेकिन जीते कितना? 1। और आप ये कह रहे हैं कि 7 में से 5 में हम नंबर 2 पे थे। तो नंबर 2 पे थे, तो जीत और हार के बीच में क्या फासला था? ये भी मनोज झा को देखना चाहिए, ये भी बताना चाहिए। दूसरी बात, राजनीति में परिस्थितियों के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है। यदि हरियाणा में जिस प्रकार से कांग्रेस की हार हुई है, जम्मू कश्मीर में भी ठीक है इंडिया अलायंस जीती है, लेकिन जो इंडिया अलायंस की एक बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसका क्या हाल हुआ जम्मू में? देखिए सिर्फ 1 सीट जीती है। तो ऐसे परिस्थितियों में यदि आप मतलब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेंगे तो इसका नुकसान आपको महाराष्ट्र में भी उठाना पड़ेगा, झारखंड में भी उठाना पड़ेगा।
ठीक है, हर पार्टी ये चाहती है, हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा होता है, पार्टी के नेताओं की इच्छा होता है कि अधिक से अधिक सीटों पे लड़े, लेकिन परिस्थितियों का भी ख्याल रखना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही बेहतरीन एग्जाम्पल दिया कि अब वो आज भी 12-13 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन जब एक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि भाई आप वहां 2-3 सीटों से अधिक जीतने के परिस्थिति में नहीं है, तो अखिलेश यादव ने एक समझौता किया ना। उसी तरह राहुल गांधी खुद गए, बयान दिया, रैली की। उसी तरह राहुल गांधी का अखिलेश यादव से मुलाकात होता है जम्मू एंड कश्मीर, जब उमर अब्दुल्ला शपथ ले रहे होते हैं, उन दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई। उन्होंने अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को समझाया कि ठीक है आप 3 या 4 सीट ले लीजिए, लेकिन जीत नहीं पाएंगे, और जीत नहीं पाएंगे तो एक जो मोमेंटम उत्तर प्रदेश में बना है, जिस प्रकार से हम लोगों ने बनारस में, मतलब अखिलेश यादव का कहना था, जिस प्रकार से हम लोगों ने बनारस में प्रधानमंत्री को घेरा, पूर्वांचल में एक तरह से साफ कर दिया। आप कभी कोई पत्रकार परिकल्पना कर सकता था कि उत्तर प्रदेश में 50 से भी कम सीटें आएंगे बीजेपी को? और ऐसे मोमेंटम में यदि हम सीट लूज करते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। और मेन टारगेट इंडिया अलायंस का यह है कि बीजेपी को कैसे भी पटकनी दिया जाए, जो मोमेंटम आपको लोकसभा चुनाव में मिला है वो मोमेंटम हम बरकरार रखें। तो राजनीति में बड़े गोल के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, और मैं आपके बात से एक हद तक सहमत हूं। जो मोमेंटम तेजस्वी यादव और राजद का वर्तमान सरकार के विरुद्ध में होना चाहिए, कई ऐसे मुद्दे आए उसके बावजूद भी आप शिथिल हैं। बिहार का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ के प्रकोप से झेल रहा था, सरकार की कहीं बहुत जगह मतलब सरकार की फेलवर स्पष्ट दिख रही थी, और प्रतिपक्ष के बड़े नेता का नदारद होना उस समय में, जब बिहार की जनता आपको खोज रही थी, बिहार की जनता की के बीच आपको जाना चाहिए था, उनके सुख दुख, मतलब दुख और उनके सुख दुख में आपकी भागीदारी होनी चाहिए था। आप परिवार के साथ विदेश का सैर कर रहे होते हैं। तो जो अप्रोच राजद का वर्तमान सरकार के विरुद्ध है, उससे कहीं ना कहीं लगता मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा हो भी सकता है कि एक अंडरस्टैंडिंग क्या पर्दे के पीछे जो राजद के मेन ओपोजिशन पार्टी है उसके साथ हो गई है। क्या उसका कारण ईडी सीबीआई इनकम टैक्स है? क्या जेल जाने से बचना चाहते हैं? की बात हो रही है, लैंड फॉर जॉब। और आप देखिए और बीजेपी 5 दिन बाद से रेगुलर हियरिंग की बात हो रही है। बीजेपी इस प्रकार के प्रेशर पॉलिटिक्स का जो फॉर्मूला वो अपनाती रहती है। अब उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, कहने की जरूरत नहीं है। मायावती एक जमाने में उत्तर प्रदेश ही नहीं, तमाम आसपास के राज्यों में, कम से कम उत्तर भारत में एक बड़े फोर्स हुआ करती थी। आज स्थिति क्या है कि एक विधायक है न सांसद है इनके। मैंने तो भी देखा है कि राजस्थान में 7-8 विधायक होते हैं, हुआ करते थे। 10-15% मैं अपने दर्शकों को दर्शकों को बता दूं, जिन लोगों को पुरानी बातें नहीं पता है, नीतीश कुमार ने वर्ष 2000 में अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 163 पे बहुमत का आंकड़ा होता था, 158 विधायक उनके पास हो गए थे, लेकिन फ्लोर टेस्ट पर वोटिंग के ठीक पहले इस्तीफा दे दिया। कारण जानते हैं क्या था? बहुजन समाज पार्टी 5 सीटें जीती थी और कांसीराम मैनेज नहीं हो पाए थे, और नतीजा यह निकला कि राबड़ी देवी सरकार की वापसी हो गई थी। 7 दिन के मुख्यमंत्री बनके नीतीश कुमार रह गए थे। ये ताकत थी, आप पता कर लीजिएगा ऋषि जी, आपको मालूम भी होगा। सुरेश पासी आप जो जेडीयू के नेता है, सांसद थे, इस बार हार गए हैं महाबली सिंह, उनका टिकट ही कट गया है खैर काराकाट से। ये तब विधायक हुआ करते थे बसपा के। धनहा विधानसभा हुआ करती थी चंपारण में, बिहार की 1 नंबर सीट, वहां से राजेश सिंह बसपा से ही जीत के आए थे। 5 विधायकों की कमी से नीतीश कुमार की 7 दिन की सरकार नहीं चल पाई थी अविभाजित बिहार में। अब तो ये ताकत थी बसपा की। और एक चीज ऋषि जी मैं आपको बता दूं, ऋषि जी आपको मैंने एक चीज बता दूं, ईडी ने अपनी तरफ से रेगुलर चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट सब दाखिल कर दी है। हेमा यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, सबको परिवार से अभियुक्त बना दिया है, और सब पर चार्ज फ्रेम करने के लिए अब सुनने में आ रहा है कि उसमें 25 तारीख से रेगुलर हियरिंग होगी। रेगुलर हियरिंग का मामला ये होता है कि अगर जांच एजेंसी ने सारे दस्तावेज पेश कर दिए तो 5-7 हियरिंग में उसमें दोष मुक्ति या दोष सिद्धि
फैसला हो जाता है। और हमें उम्मीद है कि तेजस्वी यादव बरी हो जाएंगे। तेजस्वी यादव की छवि, 2 बार वो उप मुख्यमंत्री रहे, कोई दाग नहीं लगा सकता है, इस बात को तो मैं मानता हूं। अब उनके पिताजी के कार्यकाल में क्या हुआ नहीं हुआ, उसके लाभार्थी के तौर पर, चूंकि मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूं कि क्या वाकई वो लाभार्थी है या नहीं है, यदि नहीं है तो सजा तो नहीं होनी चाहिए, और यदि ये किन प्रकार लाभार्थी बना दिया गया तो उसमें क्या आईपीसी, सीआरपीसी या भारतीय न्याय संहिता कहती है, मुझे नहीं पता है, मैं कानून नहीं जानता, मैंने वकालत नहीं की है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस मुद्दे की वजह से कि कहीं करियर की शुरुआत में ही पॉलिटिकल करियर पर ग्रहण लग जाए, कोई सजा वगैरह हो जाए, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ अंदर खाने कंप्रोमाइज की कथित बातें जो सामने आती है, क्या उसका असर है कि झारखंड में भी कोऑपरेशन में दिक्कत, बिहार में नीतीश कुमार की वापसी पर भी अपनी तरफ से बेरुखी कि नीतीश कुमार को वापस लाया जाए कि नहीं लाया जाए इंडिया गठबंधन में, तीसरी तरफ उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण से दूरी, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं करना और मनोज झा का आक्रामक रवैया, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि जो मोमेंटम तेजस्वी यादव का एक एग्रेसिव रूप जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। और जहां तक झारखंड की बात है तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच यदि बातचीत होती है, दो बड़े नेताओं के बीच में बातचीत होती है, तो ये डेडलॉक तोड़ा भी जा सकता है यदि पर्दे के पीछे कोई खेल नहीं हुआ हो तो। मनोज झा जैसे नेता को इसलिए रखा ही जाता है प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए कि भाई हम कैपेसिटी 4-5 सीटों का है तो वो कहेंगे हमको 20 सीट चाहिए। अब जीताराम मांझी भी झारखंड में जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जीताराम मांझी भी 6-7 सीट मांग रहे हैं। अब नीतीश कुमार को चिढ़ाने के लिए चिराग पासवान को भी 1 सीट दे दिया गया है। अब राजनीति में ये होते हैं कि कहने के लिए हम आप दोस्त हैं और एक दोस्त एक हाथ से हाथ मिलाते हैं, एक हाथ से पीठ पे छुरा भोगते हैं। अब चिराग पासवान को 1 सीट क्यों दिया गया है? अब कौन है, वीरेंद्र प्रधान या कोई है लड़ाएंगे वो? तो ये राजनीति में होता है। हो सकता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ दबाव हुआ हो, इंडिकेशन मिला हो वहां से, दिल्ली दरबार से इंडिकेशन मिला हो कि बउआ ज्यादा फरफराओगे तो पर जो है कतर दिए जाएंगे। मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि मैं एक बात कह खत्म कर रहा हूँ फिर आप बोलिएगा। मायावती जैसे एग्रेसिव नेत्री आज जो है, आज देखिए पब्लिक डोमेन से एकदम एक तरह से पब्लिक डोमेन की जो राजनीति है उसे बिल्कुल बाहर है। आप समझ सकते हैं जिस नेत्री, जिस पार्टी के पास 20-25% का चंक रहा हो, उसके पास एक ना एक विधायक है ना सांसद है। शायद एक विधायक है, वो भी शायद बीजेपी में शामिल हो गया। मैं यदि सही हूँ या गलत हूँ तो आप एक विधायक है यूपी में। आप बताइए, बसपा जैसे पार्टी के पास उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में एक विधायक हो, आप समझ सकते हैं कि मायावती जी ने किस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज किया। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में उनके भतीजे जैसे ही बीजेपी के विरुद्ध एग्रेसिव अप्रोच अपनाया, 1-2 ऐसे भाषण दिए जैसे उस कैडर में, मायावती जी के पार्टी के कैडर में एक मतलब उल्लास देखने को मिल रहा था। तुरंत उसके बाद उनको पद से हटा दिया गया। तो क्या ये सीबीआई, इनकम टैक्स, जेल जाने के भय, मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं कैन मतलब अंग्रेजी में भी क्या है, कैन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है? क्या मतलब एक जेल जाने का भय है? उसी के कारण आप देखिए तेजस्वी यादव यात्रा क्यों रद्द कर दिए। देखिए सेकेंड फेज का यात्रा शुरू होने वाला था ना, क्यों रद्द कर दिए? तो ये तमाम चीजें हैं जिसपे चर्चा बनता है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूं, इनिशियल बयान मेरा यही था, स्टेटमेंट था कि लालू यादव और खासकर राजद उन पार्टियों में है जिन्होंने बीजेपी से लोहा लिया मतलब पूर्व में लोहा लिया है, समझौता करने वाले नेताओं में से नहीं रहे हैं। यदि कोई तगड़ा जवाब बिहार में किसी पार्टी और नेता ने दिया है बीजेपी को, या बीजेपी जिस प्रकार की राजनीति करते हैं उसको, वो है लालू यादव। लेकिन क्या इन दिनों एक कॉम्प्रोमाइज हुआ है, पर्दे के पीछे कुछ डील हुई है, उसी के कारण ये तमाम डेवलपमेंट दिख रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात ना होना, तेजस्वी यादव का बड़ा मुद्दा है।
तेजस्वी यादव का यात्रा मतलब जो सेकंड फेज का जो यात्रा था कैंसिल हो जाना, झारखंड में मनोज झा का आए बाएं दाएं बोलना, तो ये अब देखिए झारखंड में देखिए को लेकर राष्ट्रीय जनता दल में काफी अंदर ठीक नहीं है। आप झारखंड में देख लीजिए, कांग्रेस पिछले बार के तुलना में कम सीटों में चुनाव लड़ने जा रही है। तो 70 सीटों में जेएमएम कांग्रेस के बीच समझौता हुआ है, उसमें कांग्रेस का जो शेयर है पिछले चुनाव की तुलना में कम होने जा रही है। तो जब कांग्रेस समझौता कर सकती है, कांग्रेस को ये लगता है कि कांग्रेस के तुलना में यदि जेएमएम अधिक सीटों पर लड़ती है तो गठबंधन को फायदा होगा, तो कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी यदि सेक्रीफाइस कर सकती है गठबंधन को बचाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, तो आप क्यों नहीं समझौता कर सकते हैं? जी, आपका बड़ा स्टेक भी नहीं है झारखंड में। खैर ऋषि जी एक चीज बताइए, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से आप हमारे दर्शकों के लिए क्लियर कीजिए। लोकसभा चुनाव चल रहा था और जो नतीजे आए 4 जून को, आपने देखा कि अगर आप पटना से लखनऊ की ट्रेन पकड़े, चाहे जिस रूट से पकड़े, चाहे आप सुल्तानपुर होकर जाएं, चाहे आप फैजाबाद होकर के जाएं, किसी भी रूट से अगर आप जाएं, तो रविशंकर प्रसाद का उनके संसदीय क्षेत्र में पटना जंक्शन पड़ता है, आपको मालूम है। पटना जंक्शन से ट्रेन खुलेगी तो भाजपा सांसद के संसदीय क्षेत्र में जानते हैं कहाँ मिलेगा? सीधे नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। और वहां से ट्रेन खुलेगी तो फिर भाजपा सांसद के संसदीय क्षेत्र में कहाँ ट्रेन लैंड करे, वो कहाँ ट्रेन का स्टॉपेज होगा? राजनाथ सिंह के क्षेत्र में, लखनऊ। बीच में चाहे जिस रूट से जाएं आपको एनडीए के सांसद नहीं मिलेंगे। ये हालत अखिलेश यादव ने कर दी थी। मतलब मोमेंटम जो भीड़ का था वो देखते ही बनता था कि एक जगह तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव भाषण नहीं दे पाए, वो डी एरिया टूट गया था। और उस दिन मुझे याद है, मैं और आप दोनों लोग बैठे हुए थे इसी न्यूज लॉन्चर पर, और आप ही ने कहा था कि जो मोमेंटम दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि पूर्वांचल में भाजपा साफ हो गई। हमारे दर्शक ढूंढ करके देख सकते हैं टाइमलाइन पर जाके, आप ही ने कहा था। जो बोल नहीं पाए थे लोग, सारा सिक्योरिटी इंतजाम ध्वस्त हो गया था और साफ दिख रहा था कि ये अंडर करंट है, ये लोग का जज्बा है, ये कोई प्रायोजित भीड़ नहीं है जो किसी का मुर्दाबाद कराने के लिए लाई जाती है। भीड़ पीछे से मुर्गा भात करती है, वो भीड़ नहीं दिख रही थी वो। हाँ, हम देखे हैं, हम अपने शहर में ही देखे हैं, बिहार में ही देखे हैं कि आगे आगे जो नेता लोग रैली में भीड़ जुटाते हैं ना, तो भीड़ को लाया जाता है शहर में नारा लगवाने के लिए मुर्गा भात पर, मुर्गा और चावल। आगे आगे नेता किसी का नाम लेके बोलेंगे अमुक पार्टी मुर्दाबाद, अमुक नेता मुर्दाबाद, और पीछे भीड़ में आधे लोग बोलेंगे मुर्गा भात। तो वो वाली भीड़ मुर्गा नहीं थी, तो मुर्गा भात पे ही भीड़ लाया जाता है। नहीं, वो जो अखिलेश यादव में और राहुल गांधी की मीटिंग में जो डी एरिया टूट गया था, भीड़ मंच तक आ गई थी, वो मुर्गा भात वाली भीड़ नहीं थी। मुर्गा भात वाली भीड़ एकदम शांत पड़ी रहती है। उधर बिहार में उसी लोकसभा चुनाव में आप देखिए, कई बार आपने भी चर्चा की कि आखिर राजद के ज्यादातर कैंडिडेट जो दिख रहे थे, वो ऐसे लग रहा था कैंडिडेट की चुनाव जीतने के लिए क्या उतारे गए हैं, उनके सामाजिक समीकरण को देख करके। नहीं, एक बात आप सवाल ही पूछ लिए थे उनको, उनकी जातीय अस्मिता सामने आ गई थी जब हमारे ऋषि जी ने कह दिया था कि एक महिला कैंडिडेट जिनके बारे में बहुत चर्चा थी वो कमजोर पड़ रही है। देखिए, हम लोग मुझसे सवाल पूछ लिया, मैं उनको जानता भी नहीं था कि ये आप क्या कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, लोकसभा चुनाव से ही ये चर्चा है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल कहीं दब तो नहीं रही है, और दब रही है यदि तो क्यों दब रही है? देखिए, मैं पहले दर्शकों को क्लियर कर दूं, जिस संसदीय क्षेत्र का चर्चा हमारे अभिषेक जी कर रहे हैं, हम लोगों ने उस क्षेत्र के जातीय समीकरण को डिकोड करने का प्रयास किया। कोई किसी नेता के पक्ष में हम लोगों ने ऐसा, मतलब हमने कहा था कि वैश्य समाज को यदि डिकोड करें, वैश्य समाज एक जाति नहीं है, जातियों का समूह है। उस यदि शिवहर की बात करें तो वैश्य समाज की बहुलता है, और वैश्य जो है जाति नहीं है, उपजातियों का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें तेली समाज की बहुलता है। वहाँ हम लोगों ने कोई ऐसा कहा नहीं। अब ऋतु जायसवाल जी हम लोगों से नाराज हैं तो अलग बात है कि भाई आपने मतलब ये जैसा चर्चा है कि भाई ये दो पत्रकारों से चर्चा है कि 2 पत्रकार जो हैं, ये अफवाह होती रहती है, उसको छोड़िए। हाँ, ये शिवहर के, हाँ,
और आगे बहुत बड़ी संभावना है उनमें। हालांकि मैंने उस समय भी कहा था कि रितु जायसवाल की जो छवि है वो एनडीए उम्मीदवार की छवि नहीं है, जनता से जुड़ी हुई नेत्री है, लेकिन जो कास्ट मैट्रिक्स है उसको समझाने का प्रयास किया। अब देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से राजद को चुनाव लड़ना चाहिए और राजद की भूमिका यहाँ बड़े भाई की थी और उन्होंने बड़े भाई की भूमिका निभाई नहीं। यदि आप कांग्रेस, राजद और लेफ्ट गठबंधन की बात करें तो जो दरिया दिल्ली राजद को दिखाना चाहिए था, अब पप्पू यादव इनके साथ होते तो इसका फायदा सीमांचल के अन्य सीटों पे होता। क्या आप हाँ, पप्पू यादव, हिना साहब, आप सिवान आज आपके खाते में होता। आज जो वो क्या कहते तस्मुद्दीन वाला जो सीट है किशनगंज, अररिया, वो आपके खाते में होता। मधेपुरा में यदि पप्पू यादव होते, यदि पप्पू यादव साथ में होते तो मधेपुरा में लड़ाई दिलचस्प होता। इतना बड़ा मार्जिन नहीं देखने को मिलता आपको। तो ये तमाम चीजें, कन्हैया बेगूसराय में, कन्हैया को क्यों नहीं टिकट दिया गया? अब कांग्रेस का टिकट आप डिसाइड करने लगेंगे तो इसमें तो कांग्रेस का हाईकमान की भी गलती रही है, लेकिन आपने एक मन बना लिया कि ये नेता इस पार्टी से लड़ेंगे तो हम लड़ने नहीं देंगे। तो आज जो टैली 9 और 10 का जो दिख रहा है, 9 मतलब इंडिया गठबंधन, एक निर्दलीय 10, वो टैली मुझे लगता है कि 20 के आसपास होता। आपकी संख्या 20 के आसपास होती। यदि आप जो इंडिया गठबंधन का टैली है उस पर 10 जो ये जोड़ दीजिए, और कर्नाटका में और तेलंगाना में जिस प्रकार से कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पाई, यदि 5-5 सीट वहां से जोड़ दीजिए, ये 20-25 सीट जोड़ दीजिए, तो खेल क्या होता जी। आज आप केंद्र के सत्ता में होते तो ऐसी क्या मजबूरी थी? देखिए, चर्चा तभी होता है जब आप इस प्रकार के लक्षण दिखाते हैं जी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने जो गठबंधन का स्वरूप बिहार में होना चाहिए था उसको होने नहीं दिया। आप पूर्णिया में देख लिए, राजद जो कैंडिडेट था, राजद कैंडिडेट मत कहिए, इंडिया गठबंधन कैंडिडेट कहिए, इंडिया गठबंधन कैंडिडेट का क्या हाल हुआ? बीमा भारती का क्या हाल हुआ? लोकसभा से ज्यादा वोट विधानसभा में मिला उनको उपचुनाव में। तो ये समझने की जरूरत है, ऐसी क्या मजबूरी थी तेजस्वी यादव का, ऐसी क्या मजबूरी थी लालू यादव का कि जीते हुए बाजी को आपने एक तरह से जैसे जी। इस पूरे खेल का बिहार के अल्पसंख्यक मतदाताओं पर जो राजद के प्रति गहरी आस्था रखते हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है? उनके लिए तो ये सारी चीजें निराशाजनक है। बिल्कुल बिल्कुल, यदि इस प्रकार का समझौता होगा, एक वर्ग आप पे आंख मूंद के सपोर्ट करता है, इसलिए सपोर्ट करता है कि ऐसे तत्वों को, ऐसे विभाजनकारी सोच वाले लोगों को आने नहीं देना चाहता है, और उस लड़ाई में आपकी भूमिका वो अग्रणी भूमिका देखती है, और आप यदि पर्दे के पीछे जेल जाने के भय से यदि समझौता करना चाहते हैं, यदि समझौता आपने कर लिया है, ये तो धोखा होगा ना उस वर्ग के प्रति जो आप पे आंख मूंद के विश्वास करता है। अब एक और ये आप ये मत भूलिए कि नए प्लेयर की भी एंट्री हो रही है, प्रशांत किशोर का। हालांकि प्रशांत किशोर ने एक बात कर खत्म करो, शुरुआती दौर में जो उन्होंने लक्षण दिखाया है, अभी तरारी में जो दिखाया है, वो जो जिनको उम्मीदवार बनाए हैं वो बिहार के मतदाता ही नहीं है। तरारी में बरारी मछली नहीं मिलेगी उनको। आप बताइए, चलिए। अब इतने बड़े रणनीतिकार से इतना बड़ा भूल हो सकता है? छोटी ऋषि जी, एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि आप सोसाइटी को काफी अच्छे तरीके से रीड करते हैं। मैं अल्पसंख्यक मतदाताओं से बात करता हूं तो एक चीज साफ दिखती है, लालू यादव की पार्टी को वो वोट करते हैं, लेकिन लालू यादव की पार्टी इस बात से घबराती है कि कहीं बीजेपी के साथ अंदर खाने किसी डील की बात गलती से भी कर दी तो जनाधार और राजनीति दोनों खत्म हो जाएगी। वहीं नीतीश कुमार खुलेआम भाजपा से डील करके उनके साथ सरकार चलाते हैं, तब भी मुसलमानों के बीच वो विलेन नहीं बनते हैं। और राजद को थोड़ा सा इधर उधर राष्ट्रीय जनता दल होगी तो मुसलमानों में विलेन बन जाएगी। ये क्या है ये नैरेटिव, और क्या है ये, ऐसा होता क्यों है? नहीं, देखिए, असर तो नीतीश कुमार पर भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार, हाँ नीतीश कुमार को असर पड़ता है,
नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक ये कहते हैं कि अरे देखिए भाजपा के साथ चले जाते हैं, काम तो ठीक ही किए हैं, एक ही गलती है कि भाजपा के साथ चले जाते हैं। हाँ, लालू यादव की पार्टी अगर गलती से भी खबर आ जाए कि भाजपा के साथ अंदर खाने कोई कथित डील कर ली है, आप बिहार के मुसलमानों की प्रतिक्रिया रहे नहीं, ये पार्टी बेकार है, देखिए दो बातें आप ये कर देगी, मायावती वाली हालत हो जाएगी राजद की। अब देखिए आपको समझाने के लिए आ रहे, देखिए आपको समझा, अरे सुन तो लीजिए, आप समझ गए सवाल आपका, सुन तो लीजिए। अब जैसे बेटा और भतीजा है, अब बेटा कुछ ऐसा करे, बेटा बाप का जो रिलेशन होता है, यदि बाप बेटा के साथ ऐसा कुछ कर जाए या बेटा बाप के साथ ऐसा कुछ मतलब हो तो तकलीफ तो बहुत ज्यादा होगी ना। यदि पड़ोस का लड़का करेगा तो उतना तकलीफ नहीं होगा। तो वही राजद और मुसलमान का रिलेशन है। नीतीश कुमार ठीक है, नीतीश कुमार भतीजा है, भतीजा कुछ करे ठीक है, नहीं क्या कोई, लेकिन आप पे तो आंख मूंद के ये समाज ने भरोसा किया है। यदि आप अभिषेक जी आपका बेटा आपके साथ मतलब ये गद्दारी कर जाए, आपके विश्वास पे खड़े नहीं उतरे तो आपको तकलीफ नहीं होगा। वही बॉन्डिंग कांग्रेस के साथ है, वही बॉन्डिंग राजद के साथ है। जहां तक नीतीश कुमार की बात है तो नीतीश कुमार सरकार में यदि बीजेपी के साथ भी नीतीश कुमार रहे हों, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए जो 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 काम है उस पर उन्होंने अंकुश नहीं लगाया है। आज भी देखिए जितने कब्रगाह हैं, सबसे अधिक कब्रगाह का जो चारदीवारी हुई है वो नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुआ। हाँ, मदरसा टीचर की सैलरी भी बढ़ी, जितने वेलफेयर स्कीम जितने वेलफेयर स्कीम सरकार के रहे हैं, महिलाएं, तो ये है। तो नीतीश कुमार को एक मुसलमानों का एक बड़ा तबका दिल खोल कर सपोर्ट करता है, लेकिन जो डिवोशन लालू यादव और राजद के प्रति है वो नीतीश कुमार के प्रति नहीं है। और ऐसे स्थिति में कोई यदि वफादारी नहीं दिखाता है, सवाल हम कर रहे हैं ना, मेरा सवाल यही है कि वो साथ जाके भी विलन नहीं बनते हैं। नीतीश कुमार साथ जाके भाजपा के तब भी वो मुसलमानों में अल्पसंख्यकों में विलन नहीं बनते, और लालू यादव के बारे में गलती से ऐसी बात अगर कहीं किसी तक पहुंच जाए तो वो विलन बन जाएंगे। कि मैं आपको फिर समझा दिया कि जिससे अधिक प्रेम होता है यदि वो वादा खिलाफी करता है तो तकलीफ अधिक होती है। यदि बेटा और भतीजा में बेटा यदि आपसे वादा खिलाफी करे, बेटा ही आपको पटकनी देकर शहंशाह हो जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको उदाहरण बदल के बता देता हूं। नीतीश कुमार खुद कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, अरे वो तो कभी आता है कभी जाता है, जब मर्जी आ जाता है जब मर्जी चला जाता है, उन्होंने कहा था। अब उनसे जूनियर है तो प्यारवश भी नीतीश कुमार ऐसा कहते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह की तरफ से अगर उनको कथित तौर पर अगर कोई धोखा मिला तो ये उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। उपेंद्र कुशवाहा तो ठीक है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, वैसे ही चलता है। तो ये जो खेल है वही है। तो वही आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने क्या नहीं दिया, पीए से लेकर केंद्रीय मंत्री तक बना दिया। पार्टी के एक तरह से शैडो सीएम थे। आरसीपी सिंह शैडो, कुछ नहीं होगा उससे। हम दुकान खोलने हैं, दुकान में सामान नहीं होगा तो आप लेने खरीदने आएंगे हमारे दुकान में? हम कहेंगे कि कल हम दुकान खोल रहे हैं, बहुत बड़ा सामान रहेगा, नहीं तो कौन कस्टमर जाएगा? आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? आरसीपी सिंह के पास क्या है? वो नालंदा में अपना सीट निकाल पाएंगे? दूसरों को क्या पूछ रहे हैं? हमारे पास क्या है? हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, हमारे पास एक कैमरा है, हमारे पास एक टैब है जिसके माध्यम से हम दर्शकों से जुड़ जाते हैं और खबरें आती है, एक मोबाइल फोन है। ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें है ना। देखिए एक पत्रकार को जनता से मतलब आम लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है। राजनीति में आरसीपी सिंह के पास क्या है जो जनता उनसे जुड़ेगी? बता दीजिए ना हमको। जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक चीज ऋषि जी आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार के एनडीए छोड़कर इंडिया में आने में सबसे बड़ी बाधा बताया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल को। राजद विधायक भाई वीरेंद्र तो बार बार कह रहे हैं कि अरे वो तो जल्दी ही आ जाएंगे, हमारे साथ आ जाएंगे, बार बार कह रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व रिलक्टेंट है। रिलक्टेंट क्यों है राजद नेतृत्व? क्या नीतीश कुमार के बार बार छोड़कर चले जाने से वो रिलक्टेंट है कि फिर आएंगे तो कहीं फिर न चले जाए, या कुछ और कारण है? मैं आपको बार बार कह रहा हूं
राजद में भी अब दो खेमा है। लालू यादव के साथ जुड़े हुए लोग जो पुराने लोग हैं उनका अलग विचारधारा है, एक अलग सोच है। इनके साथ जुड़े हुए लोगों का अलग विचारधारा, अलग सोच है। विचारधारा तो एक ही है, मतलब सोच अलग है, राजनीति करने का स्टाइल अपना अलग है। वो तेजस्वी यादव के साथ जुड़े हुए लोग नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार की या फिर से इंटरव्यू, ये फिर से एक खेला, ये बार्गेनिंग का खेला, इधर करने वाला खेला खत्म हो, जो हो आर पार हो। लेकिन लालू यादव चाहते हैं कि बीजेपी को हमको साइडलाइन करना है, जो मेरा जो प्राइमरी दुश्मन जो है बीजेपी है, और उसको यदि हमको राजनीति से बाहर करना है, गेम से बाहर करना है, तो समझौता करना होगा। तो इस प्रकार दो थ्योरी पार्टी में चल रही है। लेकिन मैं तेजस्वी यादव को एक फ्री में एडवाइस दूंगा कि लालू यादव एडवाइस मत दीजिए, नेता लोगों को, पत्रकारों को एडवाइस नहीं देना चाहिए। देखिए, लालू यादव ने रघुवंश बाबू को बनाया। मतलब लालू यादव अपने टाइम में ऐसे ऐसे नेताओं को मतलब डेवलप किया। मतलब रघुवंश प्रसाद सिंह हुए, जगदानंद सिंह हुए, शिवानंद तिवारी हुए, बड़े बड़े नेता हुए। लेकिन तेजस्वी यादव आज की तारीख में ये भी लालू यादव तेजस्वी यादव, अब बता दीजिए 4-5 2-3 नेता का नाम जो तेजस्वी यादव ने उनको आगे बढ़ाया हो, वो पार्टी के लिए एसेट साबित हुए। संजय यादव राज्यसभा गए, अच्छा बोलते हैं। संजय यादव 5 वोट भी दिला पाएंगे क्या? देखिए, राजनीति में, लोकतंत्र में भाषण से काम नहीं चलता है। राशन चाहिए, राशन मतलब वोट चाहिए, और जब राशन होगा तभी शासन होगा। समझ रहे हैं ना? जब जनता रूपी जो वोट मिलेगा तब राशन आएगा, और राशन होगा तभी शासन होगा, और शासन होगा तभी सिंहासन होगा। समझे ना? राशन, शासन और तब सिंहासन, और सिंहासन होगा तभी ताज मिलेगा। ये समझ लीजिए। चलिए, अब ताज कैसे मिलेगा? बिहार की 4 सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा हुई है। एक पर जगदानंद सिंह के बेटे यानी सांसद सुधाकर सिंह के भाई अजीत कुमार सिंह को टिकट मिला है। बेलागंज से किसी विश्वनाथ कुमार को टिकट मिला है। ठीक इसी तरह से रोशन मांझी को इमामगंज से टिकट मिला है, क्योंकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कई बार इमामगंज के विधायक रहे उदय नारायण चौधरी वहां से लड़ने के इच्छुक नहीं बताए जा रहे थे। और एक और सीट है तरारी से भी कैंडिडेट की घोषणा कर दी गई है। सर, चलते चलते संक्षेप में ऋषि जी बताइए, ये बिहार के चुनाव में उपचुनाव जो 4 सीटों का है, इन 4 सीटों के उपचुनाव का रुख क्या नजर आता है? अब तो मांझी जी की बहू भी आ गई है लड़ने। अब ये अब हम तो यही कहेंगे, दूसरे नेताओं से को टक्कर देना शुरू कर दिया है। तो हम तो यही कहेंगे मुसहर समाज से, हमारे सम्मानित मुसहर समाज से कहेंगे, मांझी समाज से कहेंगे कि देखिए, जो आपके जो भगवान हैं, आपके जो मतलब ये देवता हैं, ये सिर्फ परिवार को ही आगे बढ़ा रहे हैं। वोट तो आपके नाम पे ले लेते हैं, और आप लोग खून पसीना एक करके इनको हम दिल्ली भेज देते हैं, लुटियंस में भेज देते हैं, केंद्रीय मंत्री बना देते हैं, 5 बीघा के घर में रहते हैं, और आपके लिए क्या कर रहे हैं मालिक? नहीं, हम ये कह रहे हैं, हर पार्टी हम ये वही चीज मैं लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, जिनको आप रहनुमा मानते हैं अपना, वो आपके लिए क्या कर रहा? किसी गरीब माझी समाज से आने वाले कार्यकर्ता को, आम कार्यकर्ता को जीतनराम मांझी टिकट नहीं दे सकते थे? इसी तरह तरारी में सुनिए, कुमार को मानना होगा। नहीं, माझी समाज से आते हैं, उन्होंने वो मंत्री भी बनाया है उन्हें। आप सुन तो लीजिए ना। आप तरारी में भाजपा ने किसको दिया टिकट? तरारी में भाजपा, जो अपने आप को विश्व के सबसे बड़ी पार्टी होने की दम भरती है, क्या आपके पास वहां कार्यकर्ता नहीं थे? ये विशाल आनंद कौन है? विशाल आनंद का भाजपा में क्या योगदान है? ये कब मेंबर बने? कितने बार उन्होंने संघर्ष किया भाजपा के लिए? ये तो मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म पूरे इंडिया में देखा जाता है। यदि कोई मेरा ये प्रोग्राम बीजेपी का बड़ा नेता देख रहा होगा, तो आप बताइए, ये कार्यकर्ताओं के मेहनत को आप मानना चाहते हैं? एक बाहुबली के पुत्र को टिकट दे रहे हैं ताकि आप जीत सके। तो ये हालात करीब करीब अभिषेक जी हर पार्टी में है। अब जो मैं तो बार बार कहता हूं कि जिस नेता के पास 1 बीघा जमीन नहीं था मुजफ्फरपुर में, हमारे मुजफ्फरपुर में, वह नेता 100 बीघा पुरा दिया है मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र के आसपास। जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं थे, वो अब चल रहे हैं BMW फॉर्च्यूनर से जी, और कहते हैं कि मैं उस समाज का रहनुमा हूं।
गरीबों का नेता हूँ। नेता क्या कहते हैं, मैं गरीबों का नेता हूँ। अरे भैया आप तो अमीर हो गए, जो जनता है और गरीब हो गई। अच्छा, आपने गरीबी पर सवाल किया, लेकिन हम आखिरी सवाल नहीं लेते हैं, थोड़ा विषयांतर है लेकिन ले लेते हैं। अब टाइम ओवर बाईस हो रहा तेईस का है आंकड़ा आया है जी, 22-23 का आंकड़ा आया है पूरे देश में कि $3.2 यानी तकरीबन 270 रुपए से कम पर गुजारा करने वाले भारत में सबसे ज्यादा लोग कहाँ हैं? महाराष्ट्र में 34%, उत्तर प्रदेश में 32%, मध्य प्रदेश में भी है इसी तरह से। बिहार में देखिए, महज 23% लोग हैं। बिहार में गरीबी रेखा से नीचे, जो अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ा है, जो भारत सरकार का आंकड़ा कहता है, जो इंडिया टुडे ने इसका वो दिया है, वो उसमें बिहार में एक चीज तो माननी पड़ेगी। ठीक है, बिहार में कोई नोएडा नहीं है, बिहार में कोई गुड़गांव नहीं है, बिहार में कोई हैदराबाद नहीं है, कोई बेंगलोर नहीं है, कोई पुणे नहीं है, लेकिन बावजूद बिहार में गरीबी रेखा से नीचे 23% लोग ही हैं, 23.2%। और पहले कई तो ये भाजपा शासित राज्यों से ये ऊपर है आंकड़ा। ये उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। नहीं, देखिए, हमारे युवाओं को नौकरी नहीं चाहिए, हमारे युवाओं को तलवार चाहिए, हमारे युवाओं को हुरदंग चाहिए, हमारे युवाओं को आईटी प्रोफेशनल नहीं बनना है, हमारे बिहार के युवाओं युवा को डीजी होशियार है, नहीं नारा भी नहीं नहीं लगाते नहीं, हैं तो मुर्गा भात खाने के अरे नाम पर। नहीं नहीं नहीं, अब ये हमारे युवाओं को डीजे पे वो असली गाना बहुत पसंद आता है। पूरा नहीं मानिएगा, हमको गाली मत दीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग को यही चाहिए, गिरिराज दादा तो हैं ही, गिरिराज सिंह जैसे नेता तो हैं ही, हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे निकले ही हुए हैं। मित्रों जय श्री राम करते रहिए, नौकरी तो चाहिए नहीं, चलिए करते रहिए। और हम और सुनिए, मैं एक बात कह देता हूँ, ये तबका कौन है जो 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 इस प्रकार के मूवमेंट में होता है? लोअर मिडिल वर्ग। सबसे बड़ा नुकसान इन घरों के युवाओं का होता है। और नेता के बेटा कौन सा टी शर्ट पहनते हैं? बर्बरी के। बर्बरी का नाम सुने हैं? जो देख रहे थे बर्बरी का नाम सुने हैं? एक यूट्यूबर के ब्लॉग में 12,000 का जूता पहन के बिहार के एक नेताजी कह रहे थे कि 12,000 का चप्पल पहन के 200 रुपए का चप्पल है। देखे ना सोशल मीडिया में रील। तो वही ना कह रहे हैं, इन नेताओं के बेटे पढ़ेंगे इंग्लैंड अमेरिका में, और हमारे घर के बेटा बेटी जो है, बेटा भाई जो है, जय श्री राम करेंगे, तलवार भाजेंगे, 302 का केस कराएंगे, 307 का केस करवाएंगे, 5 साल 6 साल जेल रहेंगे, अपने जीवन बर्बाद करेंगे। और हमारे नेताओं के बेटा पहनेंगे बर्बरी, नाइकी, एडिडास। अब और उससे बड़ा महंगा ब्रांड हम जानते भी नहीं है। नाइकी एडिडास तो जान गए हैं, लेकिन बर्बरी नहीं पहने हैं आज तक, हम भी बर्बरी नहीं पहने। तो बर्बरी पहनेंगे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। बीसीसीआई से ऊपर क्या होता है अभिषेक जी? आईसीसी क्या होता है? आईसीसी, उसके प्रेसिडेंट, क्रिकेट काउंसिल। और लोअर मध्यम वर्ग बेचारे जाएंगे जय श्री राम में तलवार भाजते हुए जेल। तो करते रहिए, चलिए, आपका मर्जी है। जी, आपने बर्बरी की बात की। एक बार मैंने भी स्टूडेंट लाइफ में, भैया टाइम ओवर हो रहा है। किसी ने गिफ्ट किया था तो मैंने बर्बरी पहन ली थी। किसी ने गिफ्ट किया था एक, तो बर्बरी मैंने पहन ली थी। अब ये मत पूछिएगा कहाँ से गिफ्ट आया, कैसे आया। स्टूडेंट लाइफ में आपको भी कोई नेता ही दिया होगा। नहीं, अरे नहीं, स्टूडेंट थे तब किसी ने गिफ्ट दिया था। मुखर्जी नगर के दौर में वहाँ खूब गिफ्ट का लेन देन चलता है, लेकिन वहाँ एक तरफा गिफ्ट था, किसी ने दिया था तो हम बर्बरी पहन लिए थे। एक बार खरीद के नहीं पहने, पूरी ईमानदारी से बता रहे हैं। खैर, मनोज झा ने जिस तरह से कल तक का अल्टीमेटम दिया है इंडिया अलायंस को, और उसके पहले इंडिया अलायंस के साथ होते हुए भी इंडिया अलायंस को बनाने में राष्ट्रीय जनता दल की महत्वपूर्ण भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता। बावजूद इसके थोड़ा थोड़ा दूरी की स्थिति, थोड़ी दूरी क्यों दिखाई दे रही है? श्रीनगर में भी दूरी दिखाई दी, रांची में भी दूरी दिखाई दे रही है, पटना में तो दूरी ही दिखाई दे रही है। और दूरी इतनी दिखाई दे रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दूसरे दिन कह रहे हैं, 2 दिन पहले कटिहार में बोले, फिर कल पटना में बोले, अब उधर कभी नहीं जाएंगे। और जब बोलते हैं वो कि हम कभी नहीं जाएंगे उधर, लोगों को डर लगने लगता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी को। फिर बोल रहे हैं कभी नहीं जाएंगे। जैसे बोलते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे, चले जाते हैं। जैसे कुछ और इसी तरह की बात बोल देते हैं, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं है। उसके बाद लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि अच्छा, उधर जाने का वक्त करीब आ गया है। अब इधर लगातार नीतीश कुमार बोल रहे हैं, लेकिन वीटो कहां से है? हमारे दर्शक बताएंगे कि वीटो कहां से है, राजनीतिक टिप्पणीकार बताएंगे कि वीटो कहां से है। ऋषि जी,
आपने तमाम परिस्थितियों पर बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।